तो वहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो DGMOs हैं उनकी पॉइंट को तय कर लेते हैं। अपने अफसर को नॉमिनेट हिंदुस्तान का अफसर करेगा, पाकिस्तान के अफसर को पाकिस्तान का अफसर नॉमिनेट करेगा DGMO, और वो एक मुकर्रर टाइम के ऊपर आपस में मीटिंग करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि जी वो कमांडर हिंदुस्तान का कमांडर पाकिस्तान के बारे में बताएगा और पाकिस्तान का कमांडर हिंदुस्तान के बारे में बताएगा, और वो बताएंगे कि जी आपकी इतनी एस्केलेशन हमने नोट की है, ये बताएंगे हमने आपकी इतनी नोट की है। फिर उसकी मॉडलिटीज तय होंगी कि आप पीछे जाएं। तो ये पीछे जाएंगी 30 मई, बहुत अहम तारीख है दोनों मुल्कों में पीस टाइम्स को वापस ले जाने के लिए। बहुत अफसोसनाक वाकया है ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो एक तो ये है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक और बात भी बता दूं, अगली डेवलपमेंट भी है। वो ये है कि जो हमने पॉइंट नंबर 2 बात की कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक तो फौज के लेवल पे राब्ते हैं, और ये जो राब्ते हैं आपको पता है फखर कब शुरू हुए थे? हाँ, ये मैं आपसे वाकई पूछना भी था कि ये जो DGMOs के दरमियान हॉटलाइन और ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान? फखर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हॉटलाइन है ये शुरू हुई थी 1971 की वार के बाद। 97 आपको याद है भुट्टो साहब ने और इंदिरा गांधी के दरमियान एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस दौरान मिलिट्रीज के दरमियान भी एक एंगेजमेंट तय हो गई थी, और वो एंगेजमेंट थी कि हम हॉटलाइन के ऊपर आपस में राब्ता किया करेंगे ताकि डी एस्केलेट हो, चीज़ें ख़राब ना हो, दोनों तरफ से कोई ना कोई जो है ना बातचीत होनी चाहिए। और ये किस लाइन के ऊपर बना था? ये सोवियत यूनियन जब हुआ करता था तो रशिया के दरमियान रशियन जो सोवियत यूनियन जो कैपिटल था एट दैट टाइम, उसके दरमियान और वाशिंगटन के दरमियान एक हॉटलाइन कायम थी जब दोनों के दरमियान ये कोल्ड वार जारी थी। तो वो हॉटलाइन में जो सोवियत ऑफिसर्स हैं, जब इन्होंने बात करनी होना होती थी अमेरिका से, तो वाशिंगटन में डायरेक्ट उठाते थे, और कभी अमेरिका ने बात करना होती थी वो डायरेक्ट फोन उठाते थे और इधर बात कर लेते थे। तो ये सोवियत लाइंस के ऊपर हुई, और ये जो हॉटलाइन है ये बड़ी कारआमद साबित हुई। मैं 2-3 एग्जांपल दे दूं। 1991 में दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन थी, ये हॉटलाइन काम आई। फिर 98 में कारगिल की जब जंग थी तो ये हॉटलाइन काम आई, दोनों मुल्कों के DGMOs ने आपस में बात की, कहा कि डी एस्केलेट करना है, आगे ना एस्केलेट करें, आगे ना बढ़ें, या जो भी सिचुएशन थी। फिर 2003 में जब जनरल मुशर्रफ और हिंदुस्तान के दरमियान मामला सीज फायर का तय हुआ तो उसमें भी ये हॉटलाइन बड़ी कारआमद तय हुई। बल्कि आपको उससे पहले बता दूं कि ये काफ़ी अरसा से ये बात तय है 90 से कि दोनों जो ऑफिसर्स हैं वो हर मंगल को या बुध को एक वीक या एक दिन तय है शाम को आपस में बात करते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्रीज के ऊपर मुख्तलिफ जो उनको कोई रिजर्वेशन है वो हमारे अफसर को बताते हैं, हमारे अफसर को कोई रिजर्वेशन है तो वो उनको बताते हैं। तो ये तय है। और फिर इस जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जो हॉटलाइन का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, कब किन दिनों में? ये जनरल बाजवा के दिनों में बड़ा इस्तेमाल होता रहा। और जनरल बाजवा को आप ये पूरा क्रेडिट दें कि जनरल बाजवा ने एक मौका के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशंस उधर और इधर दोनों तरफ से नहीं होती थी, ड्रॉप कर दी थी, जीरो पे ले आए थे, जीरो पे ले आए थे। पूरा जनरल बाजवा को क्रेडिट जाता है कि 2003 का जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद के लिए इन्होंने अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी से काम किया था। एक टाइम आया था कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, खैर फिर हालात बदल गए, फिर तो स्टैंड ऑफ हो गया। और इस स्टैंड ऑफ के दौरान भी दोनों अफसर आपस में बात करते रहे। जनरल अब्दुल्ला का आशिफ, पिंडी से इनका तल्लुक है, और जनरल गाय वो आपस में बात करते रहे और जिसकी वजह से एस्केलेशन नहीं हुई। ये एक बैकग्राउंड है। बिल्कुल ठीक। तो शाहजी, दूसरा आप बता रहे थे कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है जो DGMOs और उनके दरमियान हुई। उसके अलावा भी कुछ आप बता रहे थे कि कोई जो मुज़ाकरात कराने वाले इंटरलोकेटर्स हैं उनकी तरफ से कोई और भी एक बड़ी पेशरफ्त की जा रही है, वो क्या है और कब होनी है ये मुतवक्किल? फ़खर मेरे पास खबर तो है, मैं उसको ज़रा कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, खबर नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, कोई वजह है? अच्छा, उसकी देखे ना, आधी खबर नहीं हमने देनी, हमने अपने दोस्तों को, देखने वालों को जो हम पे ट्रस्ट करते हैं उन्हें पूरी खबर देंगे। ठीक है। लेकिन इतनी बात बता देते हैं
कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, इनकी मुलाकात के लिए हमारे बहुत सारे दोस्त मालिक, वेस्टर्न इन पर्टिकुलर, वो कोशिश कर रहे हैं। मतलब अजीत डोवल और जनरल आसिम मलिक के दरमियान कोई मुलाकात की कोशिशें हो रही? बिल्कुल। अजीत डोवल ज़ाहिर है हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और उनका बड़ा बैकग्राउंड है। आपको पता है अजीत डोवल तो ज़ाहिर है उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट भी है कि वो पाकिस्तान में रहे हैं अंडर कवर इंटेलिजेंस के, और हमारे भी लोग किसी जो है जिसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के लोग आते हैं इधर तो हमारे लोग भी उधर जाते हैं। तो अजीत डोवल साहब ने तो खुद बताया हुआ है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि जब दिसंबर 99 में इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था, आपको याद है कंधार में गया था, जिसके बदले में 3 अस्करियत पसंद रिहा हुए थे। मौलाना मसूद अजहर जो आज भी रेलिवेंट है, उमर सईद शेख जो आजकल जेल में है, ठीक है, वो कन्विक्शन उनकी ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद जेल में है, और मुश्ताक जरगर। तो उस प्लेन के बदले में 3 अस्करियत पसंदों को रिहा किया गया था, और जो प्लेन के हाईजैकर थे, जिन लोगों ने निगोशिएट किया था हिंदुस्तान की तरफ से, उनमें एक अजीत डोवल थे। अजीत डोवल वॉज ये बड़े बेसिकली ये पुलिस के अफसर हैं, आईबी से फिर बाद में इंटेलिजेंस में आ गए। और इधर आसिम मलिक है। आसिम मलिक का अपना भी बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। इनके वालिद का, ये 10 कोर कमांडर हैं इनके वालिद, एक पूरी मिलिट्री फैमिली है, पूरा एक मिलिट्री सिस्टम है जिसको समझते हैं। कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से इनके फादर की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है। ज़ाहिर है बेटा भी कैरी करता है वो व्यूज़। आईएसआई चीफ बन गए और आईएसआई चीफ होने के साथ अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बने। और आपको पता है कि इन्हीं दिनों बने हैं जब ये क्राइसिस था। वो क्यों बने हैं? वो इसीलिए बने हैं। हमें बहुत सारे मुल्कों ने कहा, किसी ताकतवर मुल्क ने कहा कि आप अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाएं। मेरी इतलात ये है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे प्रेफरेबली डिसाइड हुआ कि वो डीजी आईएसआई को ही लगा दें। और इससे पहले आपको पता है बड़े मुईद यूसुफ थे जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में। जनरल नासिर जंजुआ रहे हैं। जनरल नासिर जंजुआ की बाय द वे जो अजीत डोवल है उनके साथ बड़ी सट पंजा हो गया था, यारी दोस्ती हो गई थी इनकी। बड़ी फ्रैंक आपस में गपशप करते थे, और बड़ी दोनों ने, जनरल नासिर जंजुआ ने, और उनको बड़ा क्रेडिट जाता है जनरल नासिर जंजुआ को और फ्रैंकली अजीत डोवल को भी, दोनों को इस बात का क्रेडिट जाता है कि दोनों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में बाज़ औक़ात बड़ी एस्केलेशन होते होते दोनों ने बचाया है। कभी हमारी कोई किसी वजह से उधर होने लगी थी और कभी उनकी वजह से यहाँ होने लगी थी, तो दोनों ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो आई होप कि कभी नासिर जंजुआ वो बातें खुल के बताएं। बड़ी इन्होंने, नासिर जंजुआ ने, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि एक दफ़ा आपको याद हो ब्राह्मोस मिसाइल आ गया था और एस्केलेशन हुआ, तो इसमें बड़ा बैकग्राउंड में काम होता है। और एक दफ़ा हमारे तरफ से उधर फायर हो गए थे, तो नासिर जंजुआ ने बड़ा उधर अजीत डोवल साहब को बड़ा मैनेज किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी, और फिर उन्होंने भी इनको 1-2 मौके पे बड़ी रिक्वेस्ट की थी। तो इन दोनों का बड़ा रोल है।